Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we are going to discuss about concrete and dynamic aspects of Sigmund Freud psychosexual development theory, जिसे कि हम स्थूल रूपीय पक्ष तथा गतिशील पक्ष के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्थूल रूपीय पक्ष तथा गतिशील पक्ष को, जिसे कि सिगमंड फ्रूड ने दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, ये जो पिक्चर है ये सिगमंड फ्रूड की है, जिन्हें कि हम मनोविश्लेषणवाद के जनक के नाम से जानते हैं। ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक। इन हिज थ्योरी ही मेनली फोकसेस ऑन सेक्सुअल अर्ज। उन्होंने अपनी थ्योरी में सेक्सुअल अर्ज अर्थात लिबिडो के ऊपर फोकस किया है। उनका मानना है कि ये एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, जो कि हर एक स्टेज में प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड सेंटर्ड होता है, बट सेंटर्ड अराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स एट डिफरेंट स्टेजेस। नाउ अब हम कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स, जिसको कि हिंदी में स्थूल रूपीय पक्ष के नाम से जानते हैं। अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने एक आइस वर्क का एग्जाम्पल लिया था, एक बर्फ़ के टुकड़े का एग्जाम्पल लिया था, जिसके थ्रू उन्होंने यह दिखाया है कि जिस प्रकार हम एक बर्फ़ के टुकड़े को अगर पानी में डुबोते हैं तो सिर्फ, या पानी में हम डालते हैं तो सिर्फ उसका 10% भाग बाहर रहता है, जबकि 90% भाग जो है वो पानी के अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मन है उसका 90% भाग जो होता है वो अनकॉन्शियस अर्थात अचेतन मन होता है, जबकि 10% भाग जो है वो चेतन मन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, इस सिद्धांत को लोगों तक बताने के लिए सिगमंड फ्रूड ने किसका एग्जाम्पल लिया? आइसबर्ग का, और उसके थ्रू इन्होंने इसे समझाया। सो इन्होंने इसे फर्दर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया माइंड को, जो कि है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसे कि हिंदी में चेतन मन कहते हैं, अनकॉन्शियस जिसे कि अचेतन मन कहते हैं, और सब कॉन्शियस जिसे कि अवचेतन मन कहते हैं। ठीक है, और साथ ही इन्होंने क्या बताया कि जो चेतन मन है वो सिर्फ 10% उसका हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन का हिस्सा जो होता है 90% होता है। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स को, स्थूल रूपीय पक्ष को, जो कि सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया है। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स के अंतर्गत उन्होंने माइंड को जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसमें फर्स्ट जो आता है डैट इज कॉन्शियस माइंड, जिसे कि चेतन मन कहते हैं। यह जो मन है ये प्रेजेंट एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, वर्तमान की गतिविधियों से संबंधित होता है। और जैसा कि आपने देखा कि इसे समझाने के लिए उन्होंने एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लिया, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि जब हम आइसबर्ग को पानी में रखते हैं तो उसका 90% भाग जो है वो पानी के अंदर तथा 10% भाग जो है वो पानी के बाहर होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मन है उसका 90% हिस्सा जो है वो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, जबकि 10% हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड का होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन मन। He believes that 90% of information remains stored in unconscious mind. उनका मानना था कि 90% जो
इन्फॉर्मेशन होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है। यह वो मन है जिसमें चेतना नहीं होता, जो चेतना में नहीं होता है जो माइंड, उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन मन। और यहाँ दुखित तथा दमित इच्छाएं होती है, और यू कैन से कि ये दुखित तथा दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली कॉन्शियस स्टेट के फीचर्स पूछे जाते हैं, अनकॉन्शियस के फीचर पूछे जाते हैं, सब कॉन्शियस के फीचर पूछे जाते हैं। तो अनकॉन्शियस का जब पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ क्या होता है, दुखित तथा दमित इच्छाओं का यह भंडार होता है। और यू कैन से कि ये क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपकी अनफुलफिल्ड हुई हो, पूरी नहीं हुई हो, जिसे आप दोबारा से याद करना नहीं चाहते हैं, वैसी चीज़ें यहाँ होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी लव्ड वन का लॉस हो जाना, या फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी लाइफ में हो गई हो आपके साथ जिसे आप याद करना नहीं चाहते हो। नाउ द थर्ड वन इज सब कॉन्शियस, जिसे कि क्या कहते हैं, अवचेतन मन। ठीक है, अवचेतन मन। और ये क्या है, ये काम करता है चेतन और अचेतन के बीच में संतुलन बनाता है। इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, और इसका एक और मेन फीचर है, एक तो आपने देखा क्या है कि ये बैलेंस क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में। नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, इसका सेकंड फंक्शन, कि यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप भूल चुके होते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देते हैं तो आप उसे दोबारा से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, रीट्रीविंग से। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रीट्रीव कर सकते हो, दोबारा से याद कर सकते हो। ये इसके फीचर्स हो गए। सबकॉन्शियस के क्या हो गए, इट एक्ट्स एज अ बैलेंस क्रिएटर बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर हम इस स्टेज में जो चीज़ हम भूल चुके हैं उस पर अगर दिमाग को थोड़ा लगाए तो हम उस चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, रीट्रीव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डायनामिक एस्पेक्ट्स, जिसे कि गतिशील पक्ष कहते हैं, और इसके थ्रू इन्होंने पर्सनैलिटी को दर्शाने की कोशिश की है। और इसमें भी फर्दर इन्होंने इसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, इड को इदम, अहम और परा अहम कहते हैं। ईगो को हिंदी में अहम कहते हैं और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। तो अब ये देख सकते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स को। ठीक है, ये हमारे पर्सनैलिटी से संबंधित होता है। इड इसे हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो काम सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का है कि वो बैलेंस क्रिएट करते हैं किसके बीच में, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन मन के बीच में अवचेतन मन जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ईगो का भी काम है। ईगो जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, इड के और सुपर ईगो के बीच में। तो आइए हम कुछ फीचर्स को देखते हैं इन तीनों के, बिकॉज क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो बेसिकली इनके फीचर्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप KVS, रीट या फिर DSSS जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इड जो है वो फुली किस पे वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ऐसा हमने पढ़ रखा है कि ये बर्थ के टाइम से ही चाइल्ड में प्रेजेंट होता है, जबकि ईगो 1.5 से 2 साल की अवस्था में आता है।
और थर्ड जो आपका सुपर ईगो है वो 3 साल के बाद आता है बच्चों में, आफ्टर 3 इयर्स आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो इड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, कि जो जिससे आपको खुशी मिले वही काम करना है, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, जिससे अपने को खुशी मिल रही है वही काम करना है। नेक्स्ट जो है ईगो, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविकता। और थर्ड जो है ये आपका मोरालिटी प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो पराअहम जो है वो मोरालिटी पे काम करता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, नैतिकता, नैतिकता पे काम करता है। अब ये मोरालिटी रियलिटी क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो इड की अगर आप बात करते हो तो ये क्या करता है, इट फोर्सेस अस टू डू द एक्टिविटी वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट बट गिव्स अस प्लेजर। ये अपने को उन एक्टिविटी को करने को कहता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन उससे अपने को प्लेजर मिलता है। जबकि जो आपका परा अहम है, सुपर ईगो है, वो कहते हैं नो, हम उस एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उन एक्टिविटी को करेंगे जिससे कि हमारा समाज जो है वो स्वीकृत करता है, एक्सेप्ट करता है। मीन्स वी विल डू ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर एक्सेप्टेड बाय आवर व्हाट, कम्युनिटी, है ना। ओनली यू कैन डू दोज एक्टिविटीज दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल, जो हमारे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, हम सिर्फ उसी एक्टिविटी को करेंगे। लेकिन ईगो क्या करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ खुशी के साथ जाऊंगा, सही है या गलत है, जिससे मुझे प्लेजर मिलेगी मैं वही काम करूंगा। जबकि सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, जो समाज में एक्सेप्टेबल है, जो सोशली एक्सेप्टेबल है, सिर्फ वही काम हम करेंगे, हम तो भाई मोरालिटी के साथ चलेंगे। लेकिन जो ईगो है वो क्या कर रहा है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर कर रहा है और बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि विच वन एक्ट्स ऑन अ प्लेजर प्रिंसिपल, एंड आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आप किसको टिक करोगे, इड को। प्लेजर प्रिंसिपल पे टोटली इंस्टिंक्ट पे जो काम करता है वो क्या है, इड। बैलेंस क्रिएटर का काम कौन करता है, तो आप क्या आंसर लिखोगे, ईगो का। और मोरालिटी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो वो आपका सुपर ईगो है। तो ये कुछ था डायनामिक एस्पेक्ट्स एंड कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। वैसे आप इस टॉपिक को पर्सनालिटी के अंदर भी पढ़ते हो, इसके और भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो डैट कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर it with your friends, your family, and to anyone who are preparing for any teaching exams. Thank you all.